हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको जितने भी वीडियोस मिलते हैं वो सारे वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। यहाँ पे आज इस वीडियो में हम लोग सैम्पल पेपर नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर सोल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर नंबर 8 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मैंने 7 सैंपल पेपर आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। इसके साथ साथ एक सैंपल पेपर वो जो सीबीएसई के द्वारा इशू है वो वाला सैंपल पेपर भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हों तो आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स पर जाके सारे वीडियोस चेक कर लीजिए। सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, वहां से आप इन सभी सैंपल पेपर के वीडियोस को देख सकते हैं और उनको वीडियोस को देखिए भी और प्रैक्टिस भी कीजिए सो दैट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आए। मैग्नेट ब्रेन्स पर बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जैसे पॉलिटिकल साइंस के सैंपल पेपर सोल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी सोल्यूशन। तो अगर आपको इन स्टडी मटेरियल के बारे में और जानकारी हासिल करनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के द्वारा आप इन स्टडी मटेरियल के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। हमें 3 घंटे मिलेंगे, 80 नंबर का हमारा पेपर होने वाला है। पहला बोला गया है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच, जो पहले 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 13 to 18 आर ऑफ 2 मार्क्स ईच, जो क्वेश्चन नंबर 13 to 18 है वो 2 नंबर के हैं। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, और इनके जो आंसर है वो 50 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 to 23 आर ऑफ 4 मार्क्स ईच। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स, जो क्वेश्चन नंबर 19 to 23 है वो 4 नंबर के हैं, और यहाँ पे जो आंसर करना है वो हमें 100 शब्दों में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 24 to 26 आर पैसेज, कार्टून एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन, आंसर अकॉर्डिंगली। 3 क्वेश्चन आएंगे, एक होगा पैसेज बेस्ड, दूसरा होगा कार्टून बेस्ड, तीसरा होगा मैप बेस्ड। हमें उस हिसाब से इन्हें आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 27 to 30 जो कि 4 क्वेश्चन है आर ऑफ 6 मार्क ईच। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 170 वर्ड्स। ये जो 4 क्वेश्चन है ये 6 नंबर के होंगे और इनको हमको आंसर लिखना है 170 शब्द में। अब ये जो 4 क्वेश्चन इनमें क्या है, इनमें इंटरनल चॉइस है, मतलब और करके क्वेश्चन है, ईदर यू कैन अटेम्प्ट दिस और दिस। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे हमें इंटरनल चॉइस मिलेगी। देयर इज एन इंटरनल चॉइस इन 6 मार्क्स क्वेश्चन। 6 नंबर के सवाल में यहाँ पे क्या है, इंटरनल चॉइस अवेलेबल रहेगी। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, द अलायंस बिल्ड बाय यूएस इन साउथ ईस्ट एंड वेस्ट एशिया वॉज कॉल्ड एज सेंटो, जिसे कि CENTO भी लोग पढ़ते हैं, सेंटो भी बोलते हैं, नेटो, वार्सो पैक्ट और EU। तो द करेक्ट आंसर इज द अलायंस बिल्ड बाय यूएस इन साउथ ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। यहाँ पे साउथ ईस्ट और वेस्ट एशिया की बात हो रही है, तो वो अलायंस कौन सी होगी, वार्सो पैक्ट तो है ही नहीं, EU भी नहीं है, नेटो भी नहीं है, इट इज सेंटो, CENTO। क्लियर है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं कि हाँ ऑप्शन नंबर ए नहीं है, यहाँ पे जो सही जब ऑप्शन नंबर बी, सी और डी नहीं है तो ए ही बचा, ए ही हो सकता है, जिसमें ये दो तो बिल्कुल भी नहीं है। नेटो में सच वो तो सिर्फ साउथ ईस्ट और वेस्ट एशिया के लिए नहीं था, नेटो वहाँ के लिए तो था ही नहीं, तो नेटो भी नहीं होगा, तो यही बचा है, तो वही। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोग एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपोर्ट बॉट आउट बाय UNCTAD। ठीक है, इसको भी आप बाइफरकेट करके पढ़ सकते हैं। अगेन हमें रीडिंग में तो वैसे जाना नहीं है, लेकिन हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं UNCTAD in 1972 was titled as Towards a New Trade Policy for Development, Towards a New Tourism Policy for Development, Towards a New Transport Policy for Development, Towards a New Traditional Policy for Development। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आप लोग घूम सकते हैं, लेकिन एक मन में इंट्यूशन आएगा। वैसे तो पता होगा तो सबसे अच्छी बात है, मैं तो बता रहा हूँ जब नहीं पता है तो एक मन में इंट्यूशन आ रहा होगा कि यही होगा और यही रहेगा, है ना। एक मन में इंट्यूशन होगा कि नहीं ट्रेड वाला ही होगा,
So the correct answer is towards a new trade policy for development. ठीक है, towards a new trade policy for development, option number A. Next question. How many princely state existed at the time of independent India? कितने princely state exist कर रहे थे independent India के दौरान? ठीक है, 500, 565, 465, 450. ठीक है, कितनी princely state exist कर रहे थे at the time of India? तो यहाँ पे अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर 65 हैं, इतना हमें पता है, अब 465 है या 565 है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे फिगर भी ऐसे दिए 500 और 450, ये तो ठीक है, लेकिन ये 265 है, तो जवाब तो इनमें से ही कोई है. तो द करेक्ट आंसर इज 565. 565 प्रिंसली स्टेट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द ऑड वन आउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में ऑड वन आउट फाइंड कीजिए. जितनी भी चीजें दी है इसमें कौन सी चीजें ऐसा लग रहा है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी से रिलेटेड हम इसे ऑड वन आउट में देखेंगे. द कॉल फॉर टोटल रिवॉल्यूशन, रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, द नक्सलाइट मूवमेंट, द इलाहाबाद हाईकोर्ट वर्डिक्ट. तो नक्सलाइट मूवमेंट का इमरजेंसी से कुछ लेना देना नहीं है, इस मूवमेंट का भी इमरजेंसी से लेना देना है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की वर्डिक्ट, और रेलवे स्ट्राइक भी उस समय हो रही थी. नक्सलाइट मूवमेंट का इमरजेंसी से कुछ लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे द नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो क्या है, उसको हम ऑड वन आउट में यहाँ पे मानेंगे. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है. तो इसके ऑप्शन में एक बार ऑप्शन बता देता हूँ. असर्शन रीजन की मैं आपको अलग से भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन मैं एक बार में ही आपको ऑप्शंस बता देता हूँ. ये दोनों स्टेटमेंट सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये पहला ऑप्शन होगा. दूसरा क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये दूसरा ऑप्शन हो गया. तीसरा क्या है, तीसरा ये है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और फोर्थ है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ये चार ऑप्शन है और ये चारों ऑप्शन सेम रहते हैं. ये चारों ऑप्शन सेम रहते हैं हर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में. कितने भी असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन जाए, ये चारों ऑप्शन क्या रहेंगे, चारों ऑप्शन यहाँ पे सेम ही रहने वाले हैं. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. असर्शन. कांग्रेस वॉज अ accumulation of leaders from different background. Congress was a accumulation of leaders Congress was accumulation of leaders from different background like radical, conservative, liberal, revolutionary. Congress represented the interest of people belonging to different caste, religion and background. तो स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं भैया, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कि कांग्रेस में हमें क्या देखने को मिल रहा था, कांग्रेस में हमें एक डाइवर्सिटी देखने को मिल रही थी. कांग्रेस एक अलग अलग सेट ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा था, अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हमें यहाँ पे कांग्रेस में देखने को नजर आ रहे थे. तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए इज द राइट आंसर ओवर हियर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन ऑप्शन सेम ही है, तो ऑप्शंस नहीं जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूं. द प्रोटेस्ट इन गुजरात इन 1974 was against the issue of corruption and rising prices. ठीक. The government was dissolved in Gujarat and fresh elections were held. तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है. अब आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और जो आर है इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी एक ही की है. प्रोटेस्ट, करप्शन, राइजिंग प्राइसेस वगैरह हो रहे थे और इसी की वजह से हम लोग देख रहे थे कि वहां पे सरकार, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई और फ्रेश इलेक्शन हुए. तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, आ गया समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वॉज लॉन्च ऑन. जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम है वो कब लॉन्च किया गया था, मार्च 2003, दिसंबर 2003, अप्रैल 2004, जून 2004. अ प्योर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन और डिफिकल्ट है. अगर पता होगा तो ठीक है, लेकिन वही रिवीजन किया होगा तो पता होगा कि इराकी फ्रीडम, क्योंकि यहाँ पे 2003, 3, 4, 4, तो इंसान ऑटोमेटिकली ऐसे कंफ्यूज हो जाता है. अच्छा चलो पता भी हो कि 2003 में हुआ था तो मंथ याद नहीं रहता है ना. सो इसके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, बट यू हैव टू रीड NCERTs एटलीस्ट, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम थ्राइस.
मिनिमम हमें क्या करना है, मिनिमम हमें 3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओवर एयर, मार्च 2003। ठीक है, मार्च 2003 इज द राइट आंसर ओवर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Wharton School at the University of Pennsylvania was first engineering school, business school, art school or robotic school? Is the first business school. ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन साउथ एशियन रीजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली कंट्री जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया साउथ एशियन रीजन में, वो कौन सी होगी? श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान। सबसे पहले साउथ एशियन रीजन में कौन सी कंट्री ने अपनी कंट्री को, साउथ एशियन रीजन में कौन सी कंट्री ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया था? तो बताओ, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान। इट इज श्रीलंका। सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी इकोनॉमी को क्या किया? अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, हु रिमूव भुट्टो गवर्नमेंट इन पाकिस्तान? भुट्टो गवर्नमेंट को किसने रिमूव किया था पाकिस्तान में? जनरल आयूब खान, जनरल याह खान, जनरल जिया उल हक, लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद। सो हु रिमूव? जनरल जिया उल हक रिमूव द भुट्टो गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द पॉपुलर लीडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? ऑप्शन नंबर ए, सी राजागोपालाचारी, सी आर दास, विनोबा भावे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो जब जब स्वतंत्रता पार्टी आए तो प्लीज आप सी राजागोपालाचारी को यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता पार्टी से सी राजागोपालाचारी आपको ध्यान रखना है। अब मैप वर्क में भी आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो आपको चीज ये ध्यान रखनी है, मैप वर्क के लिए हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि इनका बर्थ कौन से स्टेट में हुआ था। सी राजागोपालाचारी कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? बर्थ स्टेट कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये चीजें मैप वर्क में आ सकती है। और स्वतंत्रता पार्टी ने कोई सीट जीती है क्या? कोई चुनाव लड़े हैं क्या? लड़े हैं तो कोई सीट जीते क्या? मतलब स्वतंत्रता पार्टी के बारे में आपको कुल मिला के थोड़ा सा गूगल करना है, आपको गूगल करना है मैक्सिमम 3 मिनट, लेकिन ये चीजें आपसे मैप वर्क में पूछी जा सकती है। अभी तो क्वेश्चन ऐसे आया तो क्यों ना उस मैप वर्क को भी अभी तैयार कर ले, फिर जब मैप वर्क में क्वेश्चन आएगा तो रोएंगे बेटा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सी राजागोपालाचारी। लेकिन जो मैंने बताया है प्लीज इन चीजों को करिए। सैंपल पेपर में बेटा सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, बुक में देख कोई भी कर लेगा, सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन ये जो रीड इन बिटवीन द लाइंस है ये ज्ञान ज्यादा काम का है। ठीक है, आप इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। जो रीड इन बिटवीन द वाली चीजें मैं बता रहा हूँ ये ज्ञान ज्यादा काम का रहेगा। आप प्लीज इन चीजों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट, Which of these reforms were not introduced by इंदिरा गांधी? इनमें से कौन से रिफॉर्म इंदिरा गांधी के द्वारा नहीं इंट्रोड्यूस किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए, 20 पॉइंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, देन ऑप्शन सी, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, एंड डी, नेशनलाइजेशन ऑफ आयरन एंड स्टील। ये इंदिरा गांधी के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था। ये भी ये नेशनलाइजेशन ऑफ आयरन एंड स्टील कहाँ सुना आपने? सुना है क्या? ये तीनों चीज तो आपके एनसीईआरटी बुक में ही लिखी है साफ साफ। ये आपने नहीं सुना तो जो नहीं सुना वही नहीं हुआ बेटा, क्योंकि इनका जिक्र एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से हुआ है। ठीक है, आपका जो जहां हम लोग पढ़ते हैं ना डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस वाला जो चैप्टर है, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट डेमोक्रेटिक वेव, सेकंड, थर्ड जो हम पढ़ते हैं, उसमें नेशनलाइजेशन ऑफ आयरन एंड स्टील हम इंदिरा गांधी से कहाँ हमने एसोसिएशन में से देखा था। ठीक है, तो नॉर्थ में क्या हुआ? नॉर्थ में nationalization of iron and steel is the right answer. Option number D is the right answer over here. Clear? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़े। How was Kuwait liberated from Iraq in 1990? यहाँ पे है ये 2 नंबर के क्वेश्चन, ध्यान रखना है। ठीक है, 50 शब्दों में लिखना है, पॉइंट पे लिखोगे तो 2 पॉइंट में लिखना है। ठीक, so Kuwait was liberated in following ways. A UN operation named Operation Desert Storm was launched.
a massive coalition force of 6,60,000 troops from 34 countries fought against Iraq and defeated it. What it become to be called as First Gulf War, और इसे हम First Gulf War भी कहते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च किया गया, यूएन का ऑपरेशन था, 34 कंट्रीज ने अपनी फोर्सेस लगाई वहां पे और इस तरीके से कुवैत को लिबरेट किया गया, और इसे हम लोग फर्स्ट गल्फ वार भी कहते हैं। ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पता हो तो पन्ना भरने की कोशिश मत करना, 4 पेज लिख दोगे तो भी 2 नंबर मिलेंगे, और अगर 2 पॉइंट और अच्छे लिखे तो भी 2 नंबर मिलेंगे। तो अब आप देख लो, समय आपका है, समय बचा के रखो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में थोड़ा समय बचा के रखो क्योंकि वहां समय लगेगा। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरनेशनल सिस्टम कुड पॉसिबली मॉडरेट द अमेरिकन पावर, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सिस्टम में जो कि अमेरिकन पावर को थोड़ा बहुत मॉडरेट कर सकती है। देयर इज ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरनेशनल सिस्टम दैट कुड पॉसिबली मॉडरेट द एक्सरसाइज ऑफ अमेरिकन पावर टुडे, इट इज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। इट इज बिकॉज ऑफ द यूएस इंटरेस्ट इन द मार्केट एंड इट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू कीप द अलायंस वर्किंग, ठीक है, क्योंकि ये यूएस के इंटरेस्ट में ही रहेगा, ये अलायंस वर्क करना यूएस के फेवर में ही रहेगा, और यूएस हमेशा क्या चाहेगा कि ये जो नेटो है ये काम करता रहे, नेटो जो है वो कीप वर्किंग, काम करता रहे नेटो कंटिन्यूअसली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की टूवर्ड्स बढ़े। एक्सप्लेन द मेजर डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी बिटवीन दैट ऑफ कांग्रेस एंड भारतीय जनसंघ, तो हमें मेजर डिफरेंस बोला है, ठीक है। एक मेजर डिफरेंस बता दो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में भारतीय जनसंघ, अगेन 2 नंबर का है, इतना ध्यान रखना है, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं बता देना है, 2 नंबर का ही बताना है। नाउ द भारतीय जनसंघ एम्ड एट इंडिया टू बी अ हिंदू नेशन और प्रमोट हिंदुत्व अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वन पार्टी, वन कल्चर, वन नेशन। On the other hand, Congress aimed at the coalition of various culture to have a secular nation, ठीक है। तो यहाँ पे अब भारतीय जनसंघ का हिंदुत्व की वाली चीजें लिख दोगे, कांग्रेस का सेक्युलर नेशन वाली चीज आप यहाँ पे, ये जो मेजर डिफरेंस बोला है, मेजर डिफरेंस बोला है, डिफरेंसेस नहीं बोला, यहाँ पे एस नहीं लगा है, मेजर डिफरेंस बोला है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखिए, जो सीबीएसई में पेपर बना रहे हैं बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, उनको ज्यादा समझ है ना, आप ऐसे एस वेस मतलब ज्यादा लिखने के चक्कर में मत रहना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे नहीं करना। मेजर डिफरेंस मतलब एक जो मेजर, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आप वो बताइए, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताइए। ये नहीं कि कांग्रेस इनिशियली बहुत चुनाव जीत गई, इन्होंने कोई ज्यादा चुनाव नहीं जीत पाए, तो ये नहीं लिखना है। मेजर मतलब एक इंपॉर्टेंट वाला लिखना है, इतना लिख दोगे 2 नंबर पक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ILO, व्हाट आर सम ऑफ इट्स फंक्शन। ILO क्या है और उसके फंक्शन क्या है, तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसका फुल फॉर्म लिख देना, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ ILO, पहले एक लाइन और लिखना है यहाँ पे, द फुल फॉर्म ऑफ ILO इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन October 1990 with its headquarter in Geneva, Switzerland, ठीक है। It is a body of United Nations which aims to promote efficient condition of social justice and work for worker through international labor standard at global level, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो वर्कर की कंडीशंस देखना, वर्किंग कंडीशन, ताकि उनको काम भी हो लेकिन उनके जस्टिस को भी ऐसा नहीं बंधवा मजदूरी करवा रहे, ठीक है। तो ये वर्किंग कंडीशंस और इन सारी चीजों पे ध्यान रखती है। इसका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ है ये सब लिख सकते हो, ठीक। फुल फॉर्म जरूर लिखना। नाउ व्हाट आर द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज्ड ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब अगेन 2 नंबर का, उस हिसाब से लिखना कि कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन कौन से प्रॉब्लम देखने पड़े थे हमें इंडिया की पार्टीशन से। तो यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट लिख देना। पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू 2 नेशन वाज नॉट इजी, इट फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज, बिल्कुल सही, बिल्कुल भी सरल नहीं था, इजी नहीं था, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। ऑल द इंडियन मुस्लिम डिड नॉट वांट टू शिफ्ट टू पाकिस्तान, सारे मुस्लिम जो हैं उनको पाकिस्तान नहीं जाना था। मुस्लिम पॉपुलेशन वाज कंसंट्रेटेड इन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडिया, देयर इज नो पॉसिबल वे टू यूनाइट दीज एरियाज। जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो दोनों जगह पे थी, ईस्ट में भी थी, वेस्ट में भी थी, ठीक है।
The Muslim as well as non-Muslim population was concentrated in various provinces of Punjab, Bengal. A partition of country means partition of the provinces also. पार्टीशन ऑफ कंट्री मतलब पार्टीशन ऑफ प्रोविंसेस। आप ये लिख दोगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है माइग्रेशन की वजह से, क्योंकि लोग पार्टीशन की रात में हम लोग देख रहे थे, लोग इधर से उधर उधर से इधर, एक भगदड़ मची थी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई। एट द सेम टाइम हम लोग देख रहे थे कि किसी का घर परिवार उधर रह गया है और कोई इधर आ गया है। तो ये वाली सिचुएशन हमें देखने को मिली। साथ ही साथ में ये लिख सकते हैं कि ये वो वक्त था जब लोग चाहते थे कि हम सेलिब्रेट करें, हम इन सारी सक्सेस को सेलिब्रेट करें, लेकिन इस पार्टीशन ने वो सेलिब्रेशन को हमारे फीका कर दिया। देश को आज़ादी मिली तो किसी खुशी नहीं होगी, लेकिन इस पार्टीशन ने क्या हुआ, इस पार्टीशन ने वो जो खुशी थी वो खुशी हमारे पास में नहीं रहने दी। इसी के साथ में हमारे क्या होते हैं, 2 नंबर के सवाल होते हैं वहां पे समाप्त। और अब बारी है 4 नंबर के सवाल को, और इनको हमें लिखना है इधर, या तो आप लोग इनको लिखेंगे 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स अच्छे वाले, या 100 वर्ड्स, 4 पॉइंट्स या फिर 100 वर्ड्स। देख लीजिए अब आप 4 पॉइंट्स या फिर यहाँ पे 100 वर्ड्स, ये आप देख सकते हैं। नाउ क्या है, स्टेट एनी 4 पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ के 4 पॉलिसी या प्रोग्राम के बारे में बताइए। The 4 policy and the programs of Bharatiya Jansangh are: it emphasizes on the ideology of one party, one culture, one nation. It is called for reunion of India and Pakistan in the अखंड भारत, बिल्कुल। It was मतलब अखंड भारत मतलब बिल्कुल इसका भारतीय जनसंघ बोलते हैं। It was a consistent advocate of India to develop a nuclear weapon, और भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी थी कि हाँ, इंडिया को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहिए। इट एडवोकेटेड नो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एज दिस पार्टी अपोज्ड बीइंग ग्रांटिंग कंसेशन टू द रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। ठीक है, कहीं ना कहीं ये कल्चरल एजुकेशनल राइट्स के थोड़े से अगेंस्ट में ये पार्टी थी। ठीक, तो ये रहे भारतीय जनसंघ के 4 पॉलिसीज, 4 प्रोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does ASEAN still remain principally an economic association? आसियान आज भी एक इकोनॉमिक एसोसिएशन ही रह गया है, ऐसा क्यों? जैसे ईयू को देखते तो पॉलिटिकल भी हो गया, लेकिन आसियान सिर्फ एक इकोनॉमिक ही है। ASEAN still remain principally an economic association because ASEAN region as a whole is a much smaller economy compared to EU, the US and Japan. ASEAN economy is growing much faster than EU, US and Japan. Its objective is to create a common market production base within the ASEAN state. ठीक है, आसियान का रीजन जो है जीडीपी इकोनॉमिक वाइज तो बहुत कम है, लेकिन आसियान की इकोनॉमी है जो वो स्पीड से बढ़ रही है। स्पीड से इन द सेंस कि मान लो ईयू की इकोनॉमी इस स्टेट से बढ़ रही है, जापान की इस स्टेट से बढ़ रही है, लेकिन आसियान की इस स्टेट से बढ़ रही है। ठीक है, तो रेट जो है इंक्रीज होने का वो आसियान कंट्रीज का कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन यहाँ पे इनका मकसद ही फ्री मार्केट बनाना था। ऐसा इनका ये नहीं था कि एक कॉमन पार्लियामेंट हो, कॉमन फ्लैग हो, जैसे हम लोग ईयू वगैरह में सारी चीज़ें देखते हैं, कॉमन फॉरेन पॉलिसी, ये सारा इनका मकसद नहीं था। It also want to aid social and economic development in the region. It also like to improve existing ASEAN dispute settlement mechanism to resolve economic dispute. साथ ही साथ में ये लोग फोकस करेंगे सोशल डेवलपमेंट पे भी, और आसियान कोशिश कर रहा है कि जिन भी आसियान देशों में नहीं बन रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो डिस्प्यूट को पीसफुल माध्यम से सुलझाया जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सम ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन के कुछ मेजर कॉजेज के बारे में लिखना है। तो द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नॉट कॉज्ड बाय अ सिंगल फैक्टर। ग्लोबलाइजेशन के जो कॉजेज है वो किसी सिंगल फैक्टर से ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना हमें देखने को नहीं मिला है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर। जो ग्लोबलाइजेशन है वो हिस्टोरिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन्वॉल्व है। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग अप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्टर है, टेक्नोलॉजी के आने से फिर सबने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई। तो मेन है टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन, ओपन मार्केट, और क्या हो सकता है? ठीक है, एमएनसीज
The invention of telephone, microchip, even more in recent time, has revolutionized communication between different parts of world. The ability of idea, capital, commodities, and people to move easily from one part to the another part of world have been possibly largely by the technological advancement. तो movement of capital, goods and idea, movement of capital, people एंड आइडियाज ठीक है, समझ में आ गया? ये वाली चीज भी आपको यहां पे क्लियर हो गई है। ठीक, आगे बढ़े। इवैल्यूएट द मेजर आउटकम ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी के आउटकम हमें देखने हैं। मच ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्रीज वर लेफ्ट इन प्राइवेट हैंड, एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्री प्राइवेट हैंड पे पास रह गया। द स्टेट कंट्रोल, इवैल्यूएट की बारी आई है। ठीक है, हमें इवैल्यूएट करना है कि मिक्स इकोनॉमी से क्या आउटकम मिला है। ठीक है, इंडियन मॉडल, इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या आउटकम मिला है, हमें इवैल्यूएट करना है। तो हमने हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो हमने उसमें ये पहुंचे कंक्लूजन पे कि एग्रीकल्चर जो है, ट्रेड इंडस्ट्री जो है, वो किसके पास रह गई, वो प्राइवेट हैंड के पास में रह गया। ठीक है, वो प्राइवेट हैंड के पास रह गया। The state controlled key heavy industries, provided industrial infrastructure, regulated trade and crucial intervention in agriculture। जो heavy industries है वो state controlled रह गई। This led to growth of both private and public sector, which become the basis of future development। इसी के साथ में हम लोग देख रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप का एक हमें अच्छा देखने को मिला। यहाँ पे एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्रीज, ये चीजें ग्रो कर रही थी प्राइवेट सेक्टर के पास में, और जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो पब्लिक के पास में रह गई। तो गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों ग्रो कर रहा है, और यही हमारे देश का फ्यूचर डेवलपमेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 2 लेसन लर्न फ्रॉम इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1975। कोई भी 2 लेसन्स के बारे में बताइए जो कि हमें याद रहना चाहिए, जो कि लेसन्स हमें हमेशा याद रखना चाहिए फ्रॉम द इमरजेंसी। ठीक है, तो कोई भी 2 लिख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी 2 पिकअप कर लीजिएगा। सम इंपॉर्टेंट लेसन टॉट बाय इमरजेंसी आर, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन जो कि हमें इमरजेंसी ने सिखाए हैं। दैट इन इंडिया कैन नॉट बी रिस्ट्रेन फ्रॉम डेमोक्रेसी, इंडिया डेमोक्रेसी से दूर नहीं रह सकता है। ठीक, डेमोक्रेसी जो है वो, मतलब डेमोक्रेसी इंडिया से दूर नहीं रह सकता, इंडिया और डेमोक्रेसी साथ साथ में। ठीक है, पहले लोग ऐसे बोलते थे कि इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे रहेगी, इंडिया में तो दंगे हो जाएंगे, लोगों के पास पावर हो गई तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। लेकिन इमरजेंसी ने प्रूव कर दिया कि हमें क्या है, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। सेकेंड, internal emergency in country can be imposed if there is an armed rebellion against government, and that too can be imposed by the written advice of council of minister to the president of India। जो इंटरनल इमरजेंसी है वो सिर्फ आर्म्ड रिबेलियन, वो भी सरकार, मतलब हथियार उठा लिए हो सरकार के खिलाफ तो ही लग सकती है, कोई ऐसे ही इमरजेंसी नहीं लगा देगा। ठीक है, द सिटीजन्स गॉट अवेयर ऑफ देयर पब्लिक लिबर्टी एज वेल एज सिविल लिबर्टीज। साथ ही साथ इस इमरजेंसी के बाद में हमने देखा है, इस इमरजेंसी के दौरान जो सिटीजन्स थे उनको क्या हुआ, उनको अपने राइट्स का अधिकार हो गया कि उन्हें जो जो अधिकार है उनके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए, और अपनी राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए, प्रोटेक्टिव हो गए। ठीक, समझ में आया? ठीक है, नाउ लिस्ट एनी 4 डिमांड्स ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। कोई भी 4 डिमांड हमें बताना है नर्मदा बचाओ आंदोलन की। ठीक है, द 4 डिमांड्स ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन आर, जो 4 डिमांड है नर्मदा बचाओ आंदोलन की, प्रॉपर एंड जस्ट रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, की प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होना चाहिए पीपल का, जो कि कैसे होना चाहिए, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होना चाहिए पीपल का जिनको कि डिस्प्लेस किया जा रहा है डैम की वजह से। अफेक्टेड पीपल मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय द प्रोजेक्ट, और जो अफेक्टेड पीपल है उनको क्या है, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए जॉब्स में जहां पे भी नौकरी के अवसर हो। दिस मूवमेंट ऑल्सो डिमांडेड दैट देयर शुड बी अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीटेड सो फार। साथ साथ में
इस मूवमेंट ने ये भी डिमांड किया है कि अब तक जितने भी प्रोजेक्ट बने उनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए कि आपने इतने लोगों को डिस्प्लेस किया वो वाकई में सही किया या गलत किया, मतलब वो डैम बनना जरूरी था नहीं था, इतने लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, कितने रुपए लगे, क्या हुआ, क्या वो रुपए इतने लगाना वर्थ इट था नहीं था। तो अब तक जितने भी प्रोजेक्ट हुए उनका भी करना चाहिए, ऐसे आंख बंद करके कुछ मत करो, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो कि जितनी लाग लगी है, जितनी कॉस्ट लगी है उतना बेनिफिट पहुंचा है या नहीं पहुंचा। ठीक है, जितनी लाग लगी है उतना बेनिफिट पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसका हमें एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बताना है। It also demanded that local community should have a say in development projects in their region and they should also have effective control over natural resources. साथ ही साथ में इन्होंने ये भी डिमांड किया कि जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनका एक से होना चाहिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, साथ ही साथ में उनके रीजन में, और उनका एक इफेक्टिव कंट्रोल भी होना चाहिए जो उसी रीजन के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उनका पहले का हक है। ठीक, समझ गए? ठीक है, नाउ यहाँ पे आ गया पैसेज। इस पैसेज के लिए पैसेज इतना ही है, तो पहले मैं हट जाता हूँ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर मैं पैसेज रीड करना स्टार्ट करूँगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं पढ़ता हूँ, मैं सिर्फ रीड करूँगा। आई थिंक आप लोग इससे समझ जाएंगे। टेररिस्ट अटैक आर कैरीड आउट बाय नंबर ऑफ टेररिस्ट एंड इंसर्जेंट ग्रुप इंक्लूडिंग लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद and the Indian Mujahideen. There have been recent media reports suggesting that Daesh, formerly referred to ISIL, interest in attacking targets in India. There may be an increased threat to places visited by the British nationals such as religious sites, market, festival venues and beaches. While the main focus of terrorist attack has been against the Indian government interest, terrorists have also targeted places visited by Westerner, including public places like restaurant, hotels, railway station, market, places of worship, festival and sporting venue. In some area, terrorist incidents are frequent, especially Jammu and Kashmir, and less frequently in the parts of northeast. A terrorist attack took place in Pulwama, Jammu and Kashmir on February 14, 2009. There is an heightened threat to terrorist attack globally against UK's interest and British national from a group of individuals motivated by conflict in Iraq and Syria. तो यहाँ पे टेररिस्ट अटैक के बारे में बताया गया है कि कैसे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं पर्टिकुलर प्लेसेस पे, ज़्यादातर उन प्लेसेस पे हो रहे हैं जहाँ पे ब्रिटिश नेशनल्स और जो वेस्टर्न नेशनल्स हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के नेशनल्स हैं, जहाँ पे ये लोग हैं। अगर इंडिया में भी मान लो कि ये टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अलग अलग देश के बहुत सारे वेस्टर्न नेशन के अगर लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे हमले होने की संभावना ज़्यादा है। कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इनका बताया। साथ ही साथ ये बताया कि कुछ जगह पे टेररिस्ट अटैक ज़्यादा होता है जैसे जम्मू एंड कश्मीर वगैरह, और कुछ जगह पे जम्मू एंड कश्मीर से कम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह में। ठीक है, अब हम यहाँ पे वो देखते हैं, मतलब क्वेश्चंस देखते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग टेररिस्ट ग्रुप इज नॉट मेंशन इन पैराग्राफ? इसमें से कौन सा टेररिस्ट ग्रुप इस पैसेज में मेंशन नहीं है? इंडियन मुजाहिदीन है, लश्कर-ए-तैयबा है, अलकायदा, जैश-ए-मोहम्मद। अलकायदा यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक ना। अलकायदा पूरे पैराग्राफ में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, और इन्होंने भी यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेररिस्ट ग्रुप इज नॉट मेंशन इन पैराग्राफ? कौन सा टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पे मेंशन नहीं है? तो दैट इज अलकायदा इज नोवेयर मेंशन हियर। ठीक, नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम अटैक अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विच प्लेसेज आर ऑफन टारगेटेड? एक तो अटैक होते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारी सरकार के इंटरेस्ट रहते हैं, मतलब सरकार का जहाँ पे सरकार को सबसे ज़्यादा हानि पहुँचे। प्लेसेस विजिटेड बाय वेस्टर्नर, होम ऑफ सिविलियन, गवर्नमेंट ऑफिसेस, नन ऑफ द अबव। तो प्लेसेस विजिटेड बाय वेस्टर्नर है ना, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो नेशनल्स रहते हैं, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज से जो आते हैं, उस जगह पे टेररिस्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट अटैक ऑन आर्मी बाय टेररिस्ट? ठीक है, तो कौन सा टेररिस्ट अटैक को हम बिगेस्ट अटैक कहेंगे? अटैक ऑन आर्मी बाय टेररिस्ट। मुंबई अटैक, अजमेर बॉम्ब ब्लास्ट, मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट और पुलवामा अटैक। तो पुलवामा एक सबसे बड़ा अटैक माना जाता है।
नाउ ये रिसेंट है पुलवामा, आप भी जानते होंगे, न्यूज़ पे आपने सुना होगा। विच पीपल आर कंसिडर्ड टू बी थ्रेट फॉर सिक्योरिटी ऑफ यूके एंड ब्रिटिश नेशनल। ठीक है, कौन से लोग एक थ्रेट है सिक्योरिटी के ब्रिटिश नेशनल के? इंडिविजुअल मोटिवेटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट इन इराक एंड सीरिया, इंडिविजुअल मोटिवेटेड बाय अल कायदा, लोकल इंडिविजुअल्स ऑफ यूके, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इंडिविजुअल मोटिवेटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट इन इराक एंड सीरिया, ठीक है, इराक एंड सीरिया वाला ये है। इट वॉज अगेन मेंशन इन पैराग्राफ, ये भी पैराग्राफ में साफ साफ मेंशन है। तो अगर कई बार किसी को पैसेज नहीं भी समझ में आए तो घबराना मत, इसमें सारी चीज़ें हैं, 2 बार पढ़ोगे तो ये 4 नंबर अपने पक्के हैं बेटा। ये 4 नंबर कहीं कटने नहीं चाहिए, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। ये 4 के 4 नंबर हमें मिलने चाहिए पूरे के पूरे, ठीक है। नाउ यहाँ पे आ जाता है क्या, यहाँ पे आता है मैप वर्क। In the given outline political map of India, 5 states have been marked as A, B, C and D. All these states were created after 1956. ठीक है. Identify them with the help of information given below and write correct name in your answer book along with the serial number of information used and concerned alphabet shown in map as per the following format. ठीक है, यहाँ पे मैप है, हमें ये मैप में क्या है, ये मैप में हमें मार्क करना है इंफॉर्मेशन जो दी है, ए बी सी डी 4 स्टेट को हमें बताना है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ऐसे तो कोई भी बता देगा कि गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, लेकिन हमें इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें मार्क करनी है। अ स्टेट दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1966, अ स्टेट दैट इज क्रिएटेड इन द ईयर 1987। तो 1966 में कौन सा स्टेट बना था? 1966 में हम लोग देखते हैं a state that came into existence in 1966, D, that is Meghalaya, ये मेघालय। Then a state that was created in year 1987, 1987 में मिजोरम, ठीक है, तो A हो गया। Then a state that is created in 1960 और स्टेट दैट इज क्रिएटेड इन 2000। तो 2000 सबसे आखिरी में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था सबसे आखिरी में। 1960 में सबसे पहले इस महाराष्ट्र से गुजरात अलग किया था। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, स्टेट फॉर्मेशन के आप लोग ईयर ध्यान रख ले, ठीक है। स्टेट फॉर्मेशन के हमें ईयर आपको ध्यान रखना है, ये आपका टास्क है। स्टेट फॉर्मेशन के आपको ईयर ध्यान रखना है, स्टेट फॉर्मेशन के ईयर ध्यान रखना है। एंड दैट टू स्पेशली आपको स्टेट फॉर्मेशन में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनके ध्यान रखने हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ के ईयर हम लोग यूजली भूल जाते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स का आप लोग ध्यान रखो। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, इनके ईयर आपको ध्यान रखने हैं। प्लीज इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। स्टेट फॉर्मेशन के स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं इनके हमें ईयर थोड़े से ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक। नाउ स्टडी द कार्टून एंड आंसर द क्वेश्चन। ये कार्टून है, हमें इसे देखना है। आसियान कंट्री का कार्टून है, यहाँ पे आसियान कंट्रीज हैं, यहाँ पे सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस कार्टून को देख के यहाँ पे आंसर करना है। In 1967, when ASEAN was established, which countries were member of it? 1967 में आसियान बना था, तो इनिशियली कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर थी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड एंड ब्रुनई। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई एंड वियतनाम। इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलीपींस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड ब्रुनई इसके पार्ट थे। ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट है। नाउ व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान? आसियान का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्टेबिलिटी, टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रेड, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ and through that increase social progress and cultural development, or none of the above. So the correct answer is option number C. The objective of ASEAN is to accelerate economic growth and through that increase social progress and cultural development. Now next question. When did ASEAN start moving along the path of EU? EU के लाइन पे ASEAN कब चलने लगा? तो
तो इन 2004, 2003, 2007 और इन 2000, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन क्या होगा इन 2003 जो आसियान है वो EU के पाथ पे चलने लगा। नाउ नेक्स्ट, when was ARF was established? In 1990, 1991, 1995 और 1994। So in 1994 ARF, ठीक है, ये एस्टैब्लिश किया गया था, आसियान रीजनल फोरम। ठीक, तो ये दो फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी वाले हैं। अगर आपने क्या है, अगर आपने आसियान के बारे में पढ़ा है तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें बन जाएगी। इसी के साथ हमारे एमसीक्यू वगैरह भी होते हैं समाप्त। अब बारी किसकी होती है? अब बारी है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की, और यह है 6 नंबर के। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें 170 वर्ड्स में आंसर लिखना है, या फिर 6 पॉइंट्स में। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन 2014 इलेक्शन people have voted for stable government at center. Do you think that the era of coalition has ended? Support your answer with suitable arguments. After independence, Congress came in power. It ruled over country as in democratic government till 1977. पहले मैं आंसर रीड कर देता हूँ, फिर मैं उसको एक समरी दे दूंगा, ठीक है। इससे आपको एक पता चल जाएगा आपको लिखना कैसे है। One after the other, the government was represented by the Congress prime ministers like Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, and then Indira Gandhi. Due to some political upheaval, a state emergency was declared in 1965. During emergency, all opposition leaders were jailed and their constitutional power were seized. It made all the opposition leaders unite and form first time a united party in the name of Janata Party, which came in power in 1977. The general election held soon after emergency. Though it could not last long, but it started a new concept of rule in India. One after the other, India saw many governments ruled by alliance group except a few single party-led government. But in the election of 1989, a long phase of coalition politics began in India. Since then, there has been 9 government at center, all of which have either been coalition government or minority government supported by other party which did not join the government. The National Front government in 1989, the United Front government in 1996 and 1997, the NDA government in 1997, 1998, 1999, and then the UPA government in 2004 and 2009, and again a BJP-led NDA government in 2014 have been the coalition government in India. 2009 तक coalition government रही है, and BJP-led government जो 2014 है, यहाँ से हम लोग एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट देख रहे हैं। मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ब्रीफ देना, इतना लंबा नहीं, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे कि अर्लियर हम लोग देख रहे थे कि अर्लियर हमने यहाँ पे देखा कि एक कांग्रेस सिस्टम चलता था, कांग्रेस सिस्टम, और यहाँ पे क्या होता था, सिंगल पार्टी यहाँ पे रूल कर रही थी अच्छे से, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग कांग्रेस सिस्टम के बाद में देखते हैं यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट आई। कोएलिशन गवर्नमेंट हमें यहाँ देखने को मिली, और ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट है ये 1989 से लेके 2014 तक चली, और 2014 से लेके 2014 टिल प्रेजेंट हम लोग क्या देख रहे हैं, 2014 टिल प्रेजेंट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट। यहाँ पे एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्लियर है? ये एक ब्रीफ आप यहाँ पे लिखेंगे। नाउ इन नन ऑफ दीज गवर्नमेंट एनी सिंगल पार्टी हैड वॉन enough to form a government on its own, but in 2014 there was a change in pattern. BJP could gain 284 seats in Lok Sabha election, which was sufficient to form a government on its own, which required 272 only. But as the election was fought
with the pre-poll alliance by NDA led by BJP. So the present government was formed with Narendra Modi, the leader of BJP. This election show that people are turning to a single party government at the center, which may be stable. People has experienced lack of instability, lack of policy decision, lack of proper development in government ruled by coalition group. आज के तारीख में हम लोग देख सकते हैं कि वापस से लोग एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक फुल मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लोगों ने देखा कि कोएलिशन में पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, हर इंसान अपना देखता है, पर्सनल सारी चीज़ें देखता है। उसके बाद में हर पार्टी को एक मंत्री इस पॉलिटिकल पार्टी का, एक मंत्री इसका, एक मंत्री इसका, तो एक प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो हो सकता है लोग भी त्रस्त आ गए हो, एंड अगेन पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स स्टेबल गवर्नमेंट, है ना, एक स्टेबल गवर्नमेंट के टुवर्ड्स वो लोग मूव करना चाहते हैं। नाउ एनालाइज एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1989। तो अभी तक हमने थोड़ा सा कोएलिशन गवर्नमेंट को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए बातें कही, अब हम 3 बेनिफिट्स हमें बताना है। किसके 3 बेनिफिट बताना है? कोएलिशन गवर्नमेंट के हमें 3 बेनिफिट्स यहाँ पे बताना है। Now benefits of coalition government in India are: coalition government is a more democratic and hence fairer because it represents a broader spectrum of public opinion than government by any one party alone. In almost all coalition, a majority of citizens voted for party which form the government, so their views and interests are represented in political decision making. कोएलिशन गवर्नमेंट जो रहती है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक रहती है। जब भी एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो उसी पॉलिटिकल पार्टी की अपने हिसाब से चलती है। लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो ये डिबेट, डिस्कशन, आपस में बातचीत करके सारी चीज़ें का तालमेल बैठाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो कोएलिशन पॉलिटिक्स, कोएलिशन गवर्नमेंट जो होती है उसमें अलग अलग पार्टी अलग अलग ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे मल्टीपल इंटरेस्ट भी हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग में एकदम टेबल पे होते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट क्रिएट अ मोर ऑनेस्ट एंड डायनेमिक पॉलिटिकल सिस्टम अलाउइंग वोटर्स अ क्लियरर चॉइस ऑफ इलेक्शन टाइम। कोएलिशन गवर्नमेंट प्रोवाइड good government because their decisions are made in the interest of majority of the people, because a wide consensus of opinion is involved. Any policy will be debated thoroughly within the government before it is implemented. Single party government is much more likely to be imposed badly through policies upon parliament and people. Perhaps narrowly ideological reason when difficult or historic decisions have to be taken. The consent of politicians representing a wide range of interests and opinion is important, committing the country and its people to the difficulty but necessary courses of action. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट एक गुड गवर्नमेंट का भी काम करती है। कैसे काम करती है? क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वही कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के आपसी सहमति से, एक कंसेंसस, मतलब तीनों की आपसी सहमति से कंसेंसस के बेसिस पे होते हैं। और आप कंसेंसस के बेसिस पे होते हैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों से सहमत होते हैं ना। और अगर ये अग्री है, ये नहीं है, तो ऑफकोर्स वो डिसीजन ये लोग नहीं लेते हैं। तो अधिकतर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो पॉलिसीज गुड होती है, जो सबके हित में होती है, वही पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं। ठीक, नाउ कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में और भी लिख सकते हो, कंटिन्यूटी प्रोवाइड करती है, और ये तमाम तरीके की चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 बेनिफिट्स लिखने थे, तो हमने 3 बेनिफिट्स लिख दिए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी पढ़ना है, सो यू कैन रीड इट। ठीक है, मैं इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने आपको ये चीज़ें समझा ही दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द 3 डिफरेंट व्यूज विद इन इंडिया अबाउट द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इंडिया शुड हैव विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 3 व्यूज बताइए कि इंडिया को कैसे रिश्ते होने चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, नाउ इंडिया शुड मेंटेन इट्स फुलनेस फ्रॉम यूएस एंड फोकस ऑन इंक्रीजिंग इट्स ओन कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। एक ये हो सकता है कि इंडिया को थोड़ा सा यूएस से ठीक ठाक थोड़ी सी दूरी भी बना के रखनी चाहिए, ऐसा नहीं यूएस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इंडिया को अपने नेशनल पावर को इंक्रीज करना है, इंडिया को उस पर ध्यान देना चाहिए, ये पहला है। नाउ इंडिया शुड टेक एडवांटेज ऑफ यूएस हेजेमनी एंड नेशनल अंडरस्टैंडिंग टू एस्टैब्लिश बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर इटसेल्फ। अपोजिंग यूएस विल बी फ्यूटाइल एक्सरसाइज एंड विल ओनली हर्ट इंडिया इन लॉन्ग रन। दूसरा ये है
कि इंडिया को जो यूएस की हेजेमनी है उसका एडवांटेज उठाना चाहिए, इंडिया को यूएस से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए और उस रिश्तों से क्या करना चाहिए, उस रिश्तों से बेस्ट पॉसिबल जो हम लोग देखते हैं, बेस्ट पॉसिबल जो फायदा मिले वो भी लेना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बिगाड़ने अल्टीमेटली अगर हम लोग लॉन्ग रन में देखें तो वो इंडिया के लिए ही सही नहीं होंगे। ठीक है, नाउ इंडिया शुड टेक लीड इन स्टैब्लिशिंग अ कोएलिशन ऑफ कंट्रीज फ्रॉम डेवलपिंग वर्ल्ड, और इंडिया को एक जो कोएलिशन ऑफ कंट्रीज जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उन सब के एक लीड लेना चाहिए। लाइक जितने भी जो छोटी छोटी कंट्रीज है जिनमें डेवलपमेंट चल रहा है, लाइक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग केस ले लेते हैं कि नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, इन सब में इंडिया को लीड लेनी चाहिए। ठीक है, इन सब में इंडिया को लीडर बनना चाहिए और डेवलपमेंट के टूवर्ड्स बढ़ना चाहिए। नाउ 2 factors have emerged in Indo-US relation in recent year. These factors relate technological dimension and the role of Indian American diaspora. Like all other countries, India too is dependent to keep its relation with US as per its interest. Different views are put forward regarding India's relation to the US. Analysts who see international politics largely in terms of military power are fearful of growing closeness between India and the US. They are of view that India should maintain its fullness from Washington and focus on increasing its own comprehensive national power. है ना, जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो तो ये बोल रहे हैं दूरी बना के रखो, दूसरे बोल रहे हैं कि अपना ही फायदा है, और तीसरा बोल रहे हैं कि इंडिया को जो डेवलपिंग वर्ल्ड है इसको लीड करना चाहिए और उसमें उसको यूएस से और हेल्प लेनी चाहिए। ठीक, तो ये 3 यहाँ पे व्यूज हैं। Now examine any 3 major areas of conflict between India and Pakistan. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कश्मीर का लिखोगे आप, 3 एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद आप इंडस वाटर का भी लिख सकते हैं। ठीक, इंडस वाटर, कश्मीर, आप ये वाली चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, ये फिर जो खालिस्तानी, जो प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान ने सपोर्ट किए थे, प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान ने सपोर्ट किए थे, हम उसके बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, सबसे पहले कश्मीर, कश्मीर का इशू, टेररिज्म, प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स, प्रो खालिस्तानी एक सेकेंड, मिलिटेंट सपोर्ट, मिलिटेंट इसके बाद में इंडस वाटर डिस्प्यूट, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। सबसे पहले कश्मीर इशू के बारे में लिखोगे, टेररिज्म जो कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है वो, फिर जो खालिस्तान मूवमेंट जो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था हमारे जो पंजाब और यहाँ पे हुआ था, देन वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, इसमें इंडस रिवर वाटर का जो पानी है उसको शेयर करने का जो डिस्प्यूट है आप उसको भी यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये इशू को बहुत अच्छे से मैग्नेट ब्रेन्स पर सारी चीज़ें आपको समझाई गई है बेटा, ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वार वगैरह इन सब का जिक्र करते हुए कि ये वार हुआ था 1947-48 में, 1965 का वॉर, फिर कारगिल युद्ध के बारे में आप लोग यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, फिर 1971 में जो हुआ था, हमने जो बांग्लादेश को जो लिबरेट करा था, तो 1971 वाले वॉर का भी आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1971 के वॉर को भी आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। नाउ ये शेयरिंग इन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो हैड अ प्रॉब्लम ऑफ शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर अंटिल 1960 दे वर लॉक्ड इन अ फियर्स आर्ग्यूमेंट ओवर द यूज ऑफ रिवर ऑफ इंडस बेसिन। In 1960 with the help of World Bank,
India and Pakistan signed the Indus Order Treaty, which has survived to this day in spite of various military conflict in which the two countries have been involved. ठीक, तो ये वाली चीज भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे. Now next question, resistance is the only option available to overcome the hegemony. Justify the statement by comparing it to the anti-hegemony strategies. ठीक है, तो यहाँ पे हेजेमनी और एंटी हेजेमनी स्ट्रेटेजीज इसको लेके आंसर समझाना है. टेक्निकल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन अगर बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी. द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज एंड हेजेमनी इज अ हेडमैन. इफ हेजेमनी बिकम अनबियरेबल वी कैन नॉट लीव द विलेज एंड गो. द ओनली ऑप्शन अवेलेबल विथ अस इज रेजिस्टेंस. वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है और जो हेजेमनी वो हेडमैन की तरह है. ठीक है, और हेजेमनी कई बार हम अनबियरेबल मतलब अब सहन नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसे रेजिस्ट मतलब सिर्फ दूर भागते हैं, उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं. स्ट्रेटजी टू हाइड द हेजेमनी इज अ पावरफुल एंड डोमिनेट वन. देयरफॉर अरब पावर like EU, Russia and China stay below the ideas and not duly antagonize the hegemony. This strategy is not very beneficial in long run for big nation like India, China, Russia, but beneficial to smaller country. The strategy is to stay aloof and away from the hegemony. अब जो अरब कंट्रीज है, जो रशिया है, चाइना है, ये इन आइडियाज़ वगैरह जो हेजेमनिक आइडियाज़ रहते हैं लाइक जो अमेरिकन आइडियाज़, इन सब से थोड़ा सा दूर रहते हैं. क्यों? ताकि इनके ऊपर हेजेमनी स्टैब्लिश ना हो और लॉन्ग रन में इनको फ़ायदा मिलता रहे. Now bandwagon strategy with a growing convergence in the world, hegemony provides the historic opportunities to country to extra benefits from the relationship with the hegemony. This is the bandwagon strategy which suggests that countries should build economic, trade and other relation with the hegemon and make it a good use to themselves. कंट्रीज़ को अच्छे रिलेशन बनाना चाहिए, जो एक हेजेमन कंट्री जो होती है उससे ट्रेड वगैरह इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे बनाना चाहिए. इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली उस हेजेमन से वो लोग फ़ायदा ले पाएंगे लॉन्ग रन में. बिल्डिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, वन ऑफ द की स्ट्रैटेजीज इज टू बिल्ड अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. This strategy suggests coming together of developing countries like China, India, Japan and Russia. The alliance of these countries will eventually become stronger and overpower the hegemony. आप मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाइए. अगर आपको यूएस को काउंटर करना है तो चाइना, इंडिया, रशिया साथ में जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग यूएस को काउंटर कर सकते हैं. तो अगर आपको लग रहा है कि अगर आप सामने वाले से कमजोर हैं तो हम क्या करते हैं, हम 2-3 का ग्रुप बना लेते हैं और फिर सामने वाले से बोलते बता अब तू ज्यादा ताकतवर है कि मैं. अब हम 3 लोगों ने हमने ग्रुप बना लिया और वो अकेला है तो अब हम ज्यादा पावरफुल हो गए ना. तो आप एक मल्टीपोलर, एक मल्टी अलायंस बना लो. ठीक है, समझ में आया. नॉन स्टेट एक्टर हो सकते हैं. इफ नेशन स्टेट कैन नॉट ओवरकम हेजेमनी, threat to hegemony will come from non-state actors, international institute, criticized artists and media. Coming together of people all over the world and criticizing USA policies. Globalization has increased connectivity. Threat to hegemony therefore comes from an alliance power from all over the world. People from all over the world, including Americans, can come together to criticize the policies of USA. टेक्नोलॉजीज ने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी ने एक तरीके से हमें सारी चीज़ें हम क्रिटिसाइज वगैरह कर सकते हैं, सारी चीज़ों के अगेंस्ट बोल सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं. तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग उस हेजेमन पावर को चैलेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 1945. हाउ डज इट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड एजेंसीज. Now evolution of UN. The UN was founded as a successor of League of Nations, जो कि इससे पहले था. It was established in 1945. The UN was set up through signing of UN Charter by 51 nations. It was formed with the hope that it would act to stop conflict and wars. By 2006, UN had 192 members. This included almost all independent states. Its functioning in the UN General Assembly, all members have 1 vote each. In the United Security Council, there are 5 permanent members: Britain, France, US, Russia and China, and 10 temporary members. The UN consists of many structures and agencies. War, peace and differences between the member states are discussed in the General Assembly.
Social and economic issues are dealt by many agencies including World Trade Organization, UNDP, UNHRC, UNICEF and UNESCO। तो आपने इसकी अलग अलग बॉडीज के अलग अलग जितने भी इसकी बॉडीज है आपने इन सबको आप डिफाइन कर देंगे, जैसे जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और भी जो आपको एक्सप्लेन करना आपने वो एक्सप्लेन कर दोगे, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। What are the some of the steps taken by India which show its commitment for combating against environmental issues? कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया के द्वारा जो कि ये बताते हैं, जो कि क्या बताते हैं, जो कि बताते हैं कमिटमेंट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल इश्यूज, जो कि इंडिया के वो सारी चीज़ें बता रहे हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज के क्या स्टैंड है उसको लेके। The Indian government is participating in global effort through number of programs. इंडिया वाकई में इन्वायरमेंट को लेके सीरियस है और इंडिया बहुत सारे पॉलिसीज और ये सारी चीज़ों में बराबर से योगदान दे रहा है हमारे क्लाइमेट चेंज को लेके, इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके। इंडियाज नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी मैंडेट क्लीनर फ्यूल्स फॉर व्हीकल, एक हमने इसे बताया। द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 आउटलाइन इनिशिएटिव टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 encouraged the use of renewable energy. Recent trends in importing natural gas and encouraging the adoption of clean coal technology show that India is making real efforts. ठीक है, India is keen to launch a national mission on biodiesel about 11 million hectares of land to produce biodiesel by 2020. It has invited the inflow of foreign capital and export oriented activities. ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के बारे में आप लिख सकते हैं और आप बहुत सारी चीज़ें और भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ में आप इन पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंडिया की क्या क्या स्टेप्स और ये क्या क्या सारी चीज़ें रही है उसको लेके। नाउ डिस्कस द स्टैंड ऑफ इंडिया ऑन ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू। इंडिया के स्टैंड को डिस्कस करना है हमें ऑन ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़ को लेके। नाउ यहाँ पे जो इंडिया का स्टैंड है हम थोड़ा सा उसको देखते हैं। इंडिया स्टैंड ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज। डेवलप्ड कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस एमिशन। इंडिया एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया बोलता है कि जो आज की तारीख में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से आज ज़्यादा समस्या है, तो उन कंट्रीज को ज़्यादा योगदान देना पड़ेगा, जैसे जो यूएस हो गया या जो वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, ब्रिटेन वगैरह, इनको ज़्यादा काम करना होगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन उन्होंने क्रिएट किया है। तो इंडिया बोल रहा है कि पूरा विश्व काम करेगा इस पोल्यूशन फ्री वर्ल्ड को करने के लिए, ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करने के लिए, लेकिन ज़्यादा काम उनको करना पड़ेगा बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल। मतलब जिसने ज़्यादा वो किया है, मतलब जिसने ज़्यादा पॉल्यूट किया है उसे ज़्यादा काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया एम्फसाइज दैट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आर द फर्स्ट एंड ओवरराइडिंग प्रायोरिटीज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज दैट इट रियलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट ऑफ अर्थ समिट इन रियो। हम बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट जितने भी हुए हैं उनको देखना करना। इंडिया हैज साइन द क्योटो प्रोटोकॉल, हमने क्योटो प्रोटोकॉल भी साइन किया है। Developing countries must provide financial resources and clean technologies to enable developing countries to meet their existing commitment under UNFCCC. India support environmental conservation project for SAARC nation. Initiative taken by Indian government, example National Auto Fuel Policy, Energy Conservation Act, Electricity Act, use of renewable energy and biodiesel etc. ये इनिशिएटिव है जो कि किसने लिए हैं, जो कि इंडिया को लेना है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके। क्लियर है, ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई है। तो इसी के साथ में हमारा होता है सैम्पल पेपर समाप्त यहाँ पे। ठीक है, सैम्पल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन आंसर आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो रीड इन बिटवीन द लाइंस, जैसे हमने सी राजा गोपालाचारी, हर सैम्पल पेपर में कुछ ना कुछ मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं और वो बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टेट फॉर्मेशन, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, इनको हमें बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सैम्पल पेपर करना, ये सारी चीज़ें करना, ये आप कर सकते हो, लेकिन जो मेरा काम है, जो मुझे आपको बताना है, क्योंकि एक टीचर को पता रहता है क्वेश्चन कहाँ से कैसे आएंगे, हमें एक वो इंट्यूशन, हमें एक वाइब्स रहती है कि यहाँ से पूछा जाएगा और वहीं से आता भी है। पास्ट पे भी ऐसा हुआ है। आसियान वे में आज भी बोलता हूँ, आसियान वे पे क्वेश्चन बनेगा, पक्का बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पे आपको विशेष ध्यान रखना है। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से देख सकते हैं, लेकिन बहुत बार आपकी तरफ से शिकायत आती है कि सर हमको YouTube पे वीडियो नहीं मिल रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली गूगल पे जाइए, गूगल पे magnetbrains.com लिख के सर्च करोगे तो वेबसाइट ओपन अप हो जाएगी, वहाँ से आप इन सारे वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब वहाँ से भी मान लीजिए नहीं करना है सर, बहुत आलसी आ रही है, तो एक काम करो, प्ले स्टोर से जाओ, प्ले स्टोर से आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के माध्यम से भी आप इन सारे वीडियोस को 100% फ्री में देख सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स आपसे हाई क्वालिटी एजुकेशन का वादा करता है और मैग्नेट ब्रेन्स पर ये जितने भी वीडियोस हैं ना, सारे वीडियोस एकदम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और ये वीडियो सिर्फ क्लास 12th के नहीं है, ये जितने भी वीडियोस हैं, चाहे वो NTSC के हो, ओलंपियाड, आपका CUET हो गया, CBSE का हिंदी मीडियम हो गया, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, ठीक है, इन तमाम कोर्सेज के वीडियो आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम 100% बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, जैसे बुक्स, ई-बुक्स हो गए। अगर आपको इनके बारे में और जानकारी हासिल करनी है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग इनके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स को आपको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से, फेसबुक पेज से, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ट्विटर से भी फॉलो कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में आप अपने स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन भाई बहनों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।